अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस में मैं हूं आपके साथ मनीज़ मोइन। सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ कत्ल केस की एफआईआर आज रात तक दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने असुद नोटिस केस की समाअत की और चीफ जस्टिस ने यह कहा है कि एफआईआर का दर्ज ना होना इस बात की भी अलामत है कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो फिर पाकिस्तान में केसेस को किस तरह से परसू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट को भी गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया है और चीफ जस्टिस ने कहा है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आज जमा करा दी जाए ताकि कल इस पर दोबारा से कार्रवाई हो सके। पैनल में मेरे साथ नवीद चौधरी साहब मौजूद हैं, बीजे मीर सर हैं, इफ्तिखार अहमद सर हैं और जावेद इकबाल साहब हैं। तो सबसे पहले मैं नवीद साहब आपकी जानिब आती हूँ, आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इंसाफ हासिल करने के लिए या एफआईआर के इंदराज के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को खटखटाना पड़ेगा? देखें, होना तो ये नहीं चाहिए। पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ को काम इस अंदाज में करना चाहिए कि जो कवायद मुरतब कर दिए गए हैं उसके अंदर ही सारा मामला रहे। हमारे यहाँ बदकिस्मती से इदारों की इंटरफेरेंस, फिर प्रोपेगेंडा, पर्टिकुलरली ये 2014 के बाद जो प्रोपेगेंडा मशीनरी हमारे इदारों ने बनाई, उसके नतीजे में जो गलत फहमियाँ जन्म ले रही हैं और उसका फिर जो नतीजा है वो एक इस सूरत में सामने आता है कि गैर मामूली स्टेप लेने पड़ते हैं इदारों को। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि आप अरशद शरीफ साहब के हवाले से कमीशन बना दें। किसी ने नहीं सुना। सुनना चाहिए था। एक इशू बन गया। इशू क्यों बना? इशू इसलिए बना कि इमरान खान साहब ने फौरी तौर पर इस वाक़े के फौरी बाद जो कीने ने रूनुमा हुआ, पाकिस्तानी इदारों की तरफ उंगली उठा दी और इस शिद्दत से उठाई। ज़ाहिर लग ऐसे रहा था जैसे पहले से कुछ तैयार बैठे होते हैं लोग और प्रोपेगेंडा का तूफान बर्पा हो गया। इसी के नतीजे में फिर DGISI और DGISPR को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और उसमें भी ये बात हुई कि इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए, उस चैनल के मालों को पाकिस्तान लाया जाए। इसमें 3-4 बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अभी तक हल तलब हैं। पहली बात यह है कि आया पाकिस्तान में अरशद शरीफ को खतरा था? नहीं था। जिस केस की वजह से वो डर के पाकिस्तान से निकल गए या उनको निकाला गया, उस केस का प्रिंसिपल एक्यूज जो है वो बनी गाला है। बनी गाला के किसी वकील को कुछ नहीं कहा गया। शहबाज गिल पकड़े गए, 26 दिन के बाद उनकी भी ज़मानत हो गई और उस दौरान पता लगा कि उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए थे कि मुझ पर तशद्दुद के दौरान पता नहीं क्या क्या किया गया, वो भी गलत था। इसी चैनल का एक अहदेदार कराची से पकड़ा गया, उसकी 1 दिन बाद ज़मानत हो गई। अगर अरशद शरीफ पाकिस्तान में होते तो आप तसव्वुर करें कि जिस तरह अदालतें रिलीफ दे रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3-4 दिन में उनकी ज़मानत हो जाती। राना सनाउल्लाह गवाह हैं और धारा रिकॉर्डिंग भी होगी कि अरशद शरीफ पाकिस्तान से जाने पर मादा नहीं थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मुझे कोई ख़तरा नहीं है, फ़ोन पर राब्ते में थे, सिक्योरिटी मांगी होगी उन्होंने, वर्दी भी गई। उन्हें यहाँ से किसने भिजवाया? वो दुबई चले गए। दुबई बहुत महफूज है, बहुत महफूज। वहाँ से कौन था वो शख्स जिसने उन्हें कहा कि अब आप कीनिया चले जाएँ, एक ऐसा मुल्क जहाँ आउटलाज हैं? वहाँ जो 2 उनके मेज़बान थे, खुर्रम और वकार, वो कौन थे? किसने उनके फार्म हाउस पर या जो फायरिंग रेंज थी वहाँ पर रखवाया अरशद शरीफ साहब को? वहाँ वाक़या कैसे पेश आया? अब ये चीज़ बिल्कुल इस्टेब्लिश हो चुकी है हुकूमत की जानिब से भी, और जिन लोगों ने इस केस से खेलने की कोशिश की, वो जो कहते हैं ना इसे खेलेंगे कि ये है कत्ल, कत्ल में मुलव्वस कौन है, उसके लिए सबका मुतालबा ये था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से इंटरवीन करे, जो कि उन्होंने बहुत लेट किया, मुनासिब नहीं किया। और ये इंप्रेशन फिर उन्होंने दिया कि जब इमरान खान साहब ने ख़त लिखा तो हमने सो मोटो नोटिस ले लिया। जो बेंच बना है उसके बारे में ये तासुर आम है वकला के अंदर भी, अवाम में भी, कि ये हम ख्याल जजेस का है, एक जज के सिवा। ये भी अगर बेंच थोड़ा सा बैलेंस हो जाता है इस हवाले से तो बेहतर था। बुनियादी बात यह है कि रिमार्क्स देते हुए आपको एहतियात करनी चाहिए। चीफ जस्टिस साहब ने आज ही ये कह दिया जब उन्होंने कहा कि रिपोर्ट लाएं, तो एडिशनल अटार्नी जनरल थे गालिबन वहाँ मौजूद, उन्होंने कहा कि वो कल आपको पेश कर देंगे। अभी इंटीरियर मिनिस्टर ने भी उसको देखना है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उसमें तब्दीली करनी है। इस तरह के रिमार्क्स चीफ जस्टिस को भी नहीं देने चाहिए। बड़ा सेंसिटिव मामला है और सुप्रीम कोर्ट को उस केस में अदरवाइज नहीं आना चाहिए था। अब आगे है तो उसको मंतकी जहाँ पर पहुँचाएं। इफ्तिखार साहब की राय लेना चाहती हूँ। इफ्तिखार साहब, आप क्या कहेंगे? सो मोटो नोटिस पर क्या तमाम फरीक़ैन मुतमईन हो जाएंगे? सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान में उस रोज़ जो कत्ल हुए उन सारे कत्लों की FIR के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सो मोटो अख्तियार इस्तेमाल किया? ये जो इस किस्म का सिलेक्टिव जस्टिस देने की कोशिश की जा रही है, ये बहुत अफसोसनाक है। उसकी वजह है कि फिर ये तासर जाता है कि ये कुछ अमीर लोगों के लिए जो बासर लोग हों उनकी दरख्वास्तों पे
जिसमें कोई साबिक प्राइम मिनिस्टर की दरख्वास्त हो, किसी की दबाव के तहत एफआईआर दर्ज करवाने का जो रुझान पैदा होगा, ये गलत है। अगर कत्ल है, पहले तो बात है कत्ल पाकिस्तान में नहीं हुआ, बाहर हुआ, मुझे इसकी टेक्निकल नोयत का नहीं पता कि क्या टेक्निकल नोयत है। बहरहाल एफआईआर हर कत्ल की दर्ज होनी चाहिए और मैं पूछना चाहता हूँ इस बेंच से जो बनाया गया है, क्या बेंच तकलीफ़ करेगा कि उस रोज़ जिस दिन ये कत्ल हुआ, पाकिस्तान में कत्ल कितने हुए, कितनों की एफआईआर दर्ज हुई, कितनों के बारे में मुतल्लिका जज साहिबान ने क्या अहकाम जारी किए, ये मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि अदलिया की जो इज़्ज़त है, उसका जो वक़ार है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया गया है, वो बरकरार रहे, तो ये सवाल फिर बहुत ज़रूरी है कि क्या हर कत्ल के लिए सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो अख्तियार करता है या नहीं करता। ठीक है पीजे सर, आपसे जानना चाहूँगी कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जमा नहीं करवाएगी, जिससे कि पिछले जुम्मे जमा करवाया जाना था, तो दफ्तर ख़ारजा से कीनिया में तहकीकात का जवाब तलब कर लिया गया है, इसमें भी एक ताख़ीर देखने में आई, इसको आप किस तरह देखते हैं? हमने कोई टाइम पे काम किया पाकिस्तान में? कहीं भी बता दें, टाइम पे करते हैं। हम रिएक्टिव हैं, प्रोएक्टिव नहीं है, और यही वजह है कि हम हर जगह मार खाते हैं, इकोनॉमिकली भी, और ये जो आपने भी सवाल किया इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। देखें, इफ्तिखार ने तो बात बड़ी क्लियर कर दी है, एंड आई टोटली एंडोर्स इट, कि देखो हम सब स्टेबल पे मुत्तफ़िक हैं कि ये अच्छा हुआ है, अरशद के लिए बहुत अच्छा हुआ है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन मैं साथ साथ ये कहता हूँ कि वो जो गरीब आदमी है जिसको हम जमहूरियत के बड़े चैम्पियंस कहते हैं, उस गरीब आदमी की तो कोई आवाज़ है कोई नहीं। वो एफआईआर कटाने जाता है, उसको तो कोई पूछता कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को पूछते हैं या कोई और पूछता है कि जी आपकी एफआईआर कट गई है? वो कहाँ जाएंगे? आपका लीगल सिस्टम इतना महंगा है कि आप बाय द टाइम आप सुप्रीम कोर्ट में पहुँचते हैं, आपने अपनी लैंड्स और घर अपने सब बेच दिए होते हैं, वो आपके लॉयर्स जो हैं वो खा जाते हैं। और आज आप देखो कि हम एक एफआईआर की बात कर रहे हैं जो कि बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो बाकी लोग हैं जिनकी नहीं कटी हैं उनको भी कटना चाहिए। वो कोई मुख्तलिफ नहीं है, जितना अरशद हमारे लिए प्यारा है, हमारे लिए वो भी बहुत प्यारे हैं। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक वी हैव टू मेक अ डायकॉटमी कि ये तो नहीं है कि अमीर के लिए एक है, गरीब के लिए एक है, इस तरह काम नहीं चलेगा। ये अगर आपने इस तरह करना है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी मैं कहता हूँ कॉम्प्लिकेशंस आई हैं, कंस्पिरेसी थेरीज आई हैं, और ये इफ्तिखार ने एक लीगल पॉइंट दिया है, क्राइम हैज़ नॉट बीन कमिटेड इन पाकिस्तान। हमारी कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है केन्या के अंदर। इट इज़ द रिक्वेस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू द केनियन प्रेसिडेंट कि प्लीज़ गिव योर बेस्ट एंड डू योर बेस्ट। अब ये आगे क्या होता है, लेट्स वेट एंड सी। जावेद साहब, आप क्या समझते हैं, इमरान खान की जानिब से भी एक ख़त लिखा गया सुप्रीम कोर्ट को, इंसाफ का ही तकाजा है, आप क्या समझते हैं एफआईआर का इंदराज क्या इतना मुश्किल था, क्या इतना वक्त लगना चाहिए था? इतना ही लगना चाहिए था। जब फैसले ये हो जाएं, सोच ये डेवलप हो जाए कि प्रिंसिपल एक्यूज बनी गाला है, तो फिर इतना टाइम तो लगना था ना, कुछ तो टाइम लगना था कि प्रिंसिपल एक्यूज के ख़िलाफ़ चीज़ें बनाने के लिए। और असल क्वेश्चन ये है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उन्हीं से हमारे पाकिस्तान के सिस्टम कोलैप्स कर चुके हैं, सिस्टम काम ही नहीं कर रहे। जिसकी अभी पीजे ने बात की, इफ्तिखार साहब ने बात की, सिस्टम सिरे से मौजूद होते, काम कर रहे होते, लोग जो सिस्टम में मौजूद हैं काम कर रहे होते, तो आज सुप्रीम कोर्ट को ये सू मोटो एक्शन लेने की ज़रूरत ना पड़ती, बल्कि काम क्या कर रहे हैं, दफन हो चुके हैं। आपको चाहे गरीब आदमी हो उसको भी इंसाफ लेने के लिए पैसे का इस्तेमाल और असर रसूख का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये है डायलमा आज के हमारे इस पाकिस्तान के मुआशरे का। दूसरी बात आ जाए अरशद शरीफ की तरफ। अरशद शरीफ के सिलसिले में तो एक बात मैं चौधरी साहब की बिल्कुल ठीक कहता हूँ कि बनी गाला वालों के ख़िलाफ़ एफआईआर होनी चाहिए, और कल ही इमरान खान को अरेस्ट होना चाहिए, और परसों उनके ख़िलाफ़ सज़ा भी सुना देनी चाहिए, ताकि ये किस्सा तो ख़त्म हो ना, इमरान खान वाला जो रोज़ का शोर मचा होता है, कभी किसी केस में कभी केस में, तो ये मामला ही खत्म करवाया। बनी गाला की तरफ इशारा किया था हमारे दोस्तों, बात ये आ जाती है जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया गया था, क्यों नहीं बना। दूसरी बात ये नौबत क्यों आई कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेंशन करनी पड़ी। एक बंदे का मर्डर हो गया है, पूरी फैमिली
इंसाफ के तकाजे कर रही है, छोड़ दें बाकी कौन तकाजे कर रहा है। इंसाफ उसकी माँ को चाहिए जो उसको मुतमईन कर सके, ठीक है। इंसाफ उसके बच्चों को चाहिए जो उसको मुतमईन कर सके, इंसाफ जो उसकी बीवी को मुतमईन कर सके। अगर ये लोग मुतमईन नहीं है तो आप जो मर्जी कहानियां सुनाते रहे, इस इंसाफ का कोई फायदा नहीं है। राइट सर। बात यह है कि आपने अगर बुलाया होता, कमीशन बनाया होता, तो मुराद सईद को भी बुलाया होता, क्योंकि मुराद रही सईद ने कहा जी कि मैं आखिरी वक्त तक साथ था, कि उसके भागा क्यों, उसकी है। वजूहात, राइट, जो जावेद उसका साहब, रोना आपका है। पॉइंट आ गया। जस्ट लास्ट वन, तो फैसल वाडा को भी बुलाना था। ठीक तो है। कमीशन निकलेगा तो चीजें निकलेंगी, तो डर खौफ कमीशन ना बनाने का ठीक कि है। बात कहीं की कहीं निकल जाएगी। राइट, आपका पॉइंट आ गया जावेद साहब। और शहबाज शरीफ भी ये कहा गया है कि सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए और उनको हकूक़ देने के लिए हुकूमत काम कर रही है। साथ ही साथ अदालत की जानिब से भी ये कह दिया गया है कि FIR का इंदराज आज रात तक हो जाना चाहिए, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो है वो शेयर कर दी जानी चाहिए। ये तो था ये मामला, इसकी समाअत कल तक के लिए मुलतवी हो गई है। आगे हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद कि इमरान खान कौन सी मुहिम चलाने जा रहे हैं। आप साथ रहिए। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम चलाने का फैसला कर लिया है। ये मुहिम 7 दिसंबर से शुरू होगी और इंतखाबी हलकों में एहतजाज का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। ये कहा जा रहा है कि 19 और 20 दिसंबर को लिबर्टी चौक पर एहतजाज किया जाएगा। मैं पीजे सर आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस एहतजाज की कॉल या इस मुहिम का आगाज़ बिलखुसूस लाहौर से क्यों होने लगा है? देखिए ना, ये जलालपुर जट्टा से तो होगा नहीं, क्योंकि इमरान खान लाहौर में और लाहौर गाड़े इस वक्त पॉलिटिकल एक्टिविटी का। डोंट फॉरगेट कि PTI यहाँ अलायंस में भी है विद PML, और ऑफ कोर्स इस वक्त काफ़ी आप कह लो कि कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स आ रही हैं। सो आई थिंक ये तो इमरान अगर यहाँ से कर रहे हैं, जो कि वो हमेशा करना है, इस्लामाबाद इज़ आउट ऑफ द विंडो, कराची इज़ आउट ऑफ द विंडो, लाहौर जहाँ वो इस वक्त मकाम है, और मेरा ख्याल यहीं से करेंगे, क्योंकि इन्होंने यहाँ काफ़ी इन रोड किया है, इन पर्टिकुलरली लाहौर में। अब बात आती है कि आगे क्या होगा। मेरा ख्याल है कि इमरान अपनी शो ऑफ स्ट्रेंथ दोबारा लाहौर में दिखाएंगे कि देखो मैं अभी भी तकड़ा हूँ, और ऑब्वियसली PML की इतनी स्ट्रेंथ नहीं है इन कंपैरिजन टू PTI एंड PMLN कि जो मैं समझता हूँ कि कोई इसकी कोई बात बने। सो आई थिंक ये एक उनका बयानिया है, जिस बयानिए से शुरू में भी चले हैं वो आज भी चल रहे हैं। ऑफ कोर्स ये जो उनको एक गोली लग गई थी, तो उस हादसे के बाद वो लाहौर में रहे एंड ही इज़ रिकवरिंग। सो आई थिंक देयर इज़ नो अदर अल्टरनेटिव टू गो इनटू एनी अदर सिटी, क्योंकि एक तो देखिए मोबिलाइजिंग आप कब तक करते रहोगे। याद रखो, लोगों के पास पैसे नहीं है, अब कब तक उनको रोडों पे लेके आओगे। ये तो आपके गिने चुने लोग आ जाएंगे जो कि वेल ऑफ हैं, लेकिन एक गरीब आदमी जो दिहाड़ी कर रहा है 100 रुपया 200 रुपया, वो नहीं आ सकता रोड के ऊपर, बार बार नहीं आ सकता। अगर वो फंड करेंगे, दूसरी पार्टी आके देखो जी किराए के लेके आ गए। सो आई थिंक इमरान जो चल रहा है अपने ओरिजिनल बयानी पे चल रहा है, एंड देयर इज नो बिग थिंग अबाउट इट। इफ्तिखार साहब, आप क्या कहेंगे? इमरान खान ने एक बार फिर से सड़कों पर आने का ऐलान किया है। जी, पहले दिन से वो उसको यही कहा गया, जिन लोगों ने उसको ये मशवरा दिया था, 3 साबिक रिटायर्ड फौजियों ने, उस पर चल रहा है, उस पर पीछे नहीं हटेगा वो, क्योंकि ये तो सब कुछ स्क्रिप्टेड है कि इस मुल्क में इतनी ला यकीनी सूरत हाल पैदा कर दी जाए, इतनी बे यकीनी सूरत हाल पैदा कर दी जाए। और लाहौर शहर को इसलिए चुना गया कि एक बड़ा शहर है कि अब हर गली हर महल्ले में ये मामला शुरू हो, और अगर मुमकिन तौर पे ये मामला ज़्यादा ख़राब भी हो सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस भी हो सकती है। दुकानदार रेजिस्ट कर सकते हैं, रिक्शे वाले रेजिस्ट कर सकते हैं, जो छोटे छाबड़ी वाले हैं वो रेजिस्ट कर सकते हैं। रोज़ तो नहीं कोई बर्दाश्त कर सकता कि शहर को आप चोक कर दें। तो इस रेजिस्टेंस में हाथापाई भी हो सकती है। जब हाथापाई हो सकती है तो कुछ खराबियाँ भी हो सकती हैं। तो मैं समझता हूँ कि उस मंसूबे का हिस्सा है जो उसको कहा गया है कि किसी न किसी तौर पे जो बात फवाद चौधरी ने कही थी कि सड़कों पे खून बहेगा और अपना शहर बंद कर दिए जाएंगे, ये उसका हिस्सा है उस सारी स्कीम का। मुझे तो ये नज़र आता है, वरना कोई समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्यों किया जा रहा है। आई डोंट हैव अनदर आइडिया। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में अगर वो उनको हासिल नहीं हुआ जिसकी वो कोशिश कर रहे हैं, तो अब ये लाहौर के हर गली मोहल्ले में करने से क्या फ़ायदा होगा। नवीद साहब, इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ, आप क्या समझते हैं, क्या इलेक्शन करा कर मुल्क को बचा लिया जाएगा? और अगर इमरान खान इंतखाबात की तरफ आना ही चाहते हैं तो फिर पार्लियामान वापस क्यों नहीं आते? आप नहीं समझते क्या उनका पार्लियामान में आना ही बेहतर है?
देखें, बाज़ औक़ात इंसान अपने बयाने का असीर हो जाता है। वो चाहता भी हो तो वापसी का रास्ता नहीं होता। आपके इल्म में है कि इमरान खान साहब ने ही एक प्रॉपर्टी टाइकून के ज़रिए जरदारी साहब से रब्ता किया था कि आप बीच में आएँ और हमारा को मामला करा दें। फिर यही इमरान खान है, इन्होंने बरतानिया में नवाज शरीफ साहब से भी रब्ता किया था। यही इमरान खान है जिन्होंने अपने एक दोस्त को शहबाज शरीफ साहब के पास भी भेजा था। अब मसला ये होता है कि जब आप एक चीज़ को इस सतह पर ले जाएं कि वापसी अपनी हद तक समझें, जो कि सियासत में नहीं होती, आपको हर तरह की ज़िद उठानी पड़ गई है। आपने कहा था मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं 26 मई को इनकलाब बर्पा कर दूंगा, 26 नवंबर को देखना। आपने तो कहा मैं आर्मी चीफ भी नहीं लगने दूंगा। हर जगह से आप फारग होकर वापस आ गए हैं। परवेज़ इलाही ने आपकी, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, वो तो तिब्बी तौर पर आपको चोट लग गई वहाँ उस हादसे में, परवेज़ इलाही ने आपकी सियासी टांगे तोड़ने में या उस पर बहुत बड़ा वार करने में कसर नहीं छोड़ी जी। उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि हम अक्टूबर तक इलेक्शन, अक्टूबर के भी बाद इलेक्शन चले जाए तो कोई बात नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि 4 साल बुजदार के जरिए पंजाब का सत्यानाश किया गया, यानी कि डायरेक्ट इमरान खान को उन्होंने गिरबान से पकड़ा है सियासी तौर पर। इनके पास तो रास्ता ही कोई नहीं है। अब ये कह रहे हैं जी कि इस तरह का एक प्रोटेस्ट शुरू कर दो, एक एक्टिविटी रहे ताकि ये नजर आए हम कुछ कर रहे हैं, और कुछ नहीं है तो चलो जी लाहौर के अंदर मुजाहरे शुरू कर देते हैं। फवाद चौधरी साहब अब कह रहे हैं कि जी हम अदलिया और फौज से तलखियाँ कम करना चाहते हैं, तो भाई आप लड़के देख लें, हमने कोशिश तो पूरी की है पहले, हालांकि आपको सपोर्ट भी हासिल थी, स्टिक हैंड ओवर होने तक तो आपको सपोर्ट हासिल थी। आगे क्या होगा ये चंद दिन पहले बात पता लग जाएगा कि आगे क्या सूरत हाल है। सही। तो मामला ये है कि अगर वो ये तंजीमी तौर पर कुछ करना चाह रहे हैं लाहौर के अंदर, मैं इफ्तिखार साहब की बात से एग्री करता हूँ पार्शली, लड़ाई की नौबत नहीं आएगी। उसकी रीज़न ये है कि इमरान खान साहब के साथ जिस दिन वज़ीराबाद में वो वाक़या पेश आया, उससे अगले दिन पूरा शहर खुला हुआ था। जिस दिन ये शुरू हुआ था इनका लॉन्ग मार्च लिबर्टी से, उस दिन भी पूरा शहर खुला हुआ था। लिटन रोड पर पुलिस ने दुकानें बंद कराई हुई थी, तो कारोबार वगैरह तो बंद नहीं होंगे। ट्रैफिक ब्लॉक होगी तो उसमें एक बदमज़गी होगी, और उसमें ज़ाहिर है वो अब तो लोग उनके घर से आगे से गुजरते हुए भी शोर मचाते हैं कि किस लिए इसको किला बनाया हुआ है, रास्ता रोका हुआ है। तो ये चीज़ें अब ज़ाहिर है इमरान खान अपनी सियासत को बरकरार रखने के लिए, टेम्पो को बरकरार रखने के लिए ये कर रहे हैं, इसके सिवा इसका कोई मकसद नहीं। जावेद साहब, आप क्या समझते हैं, एक बार फिर से इमरान खान की ये कॉल है और अवाम को सड़कों पर निकालेंगे, शहर बंद हो जाएगा, तासुरात कुछ इसी तरह से हैं, मुल्की मुआशी हालात भी आपके सामने, इस इक़दाम को आप कैसे देख रहे हैं? देखो, पिछले 7-8 महीने से इमरान खान को एक सक्सेस मॉडल मिला है, और वो सक्सेस मॉडल ये है कि जलसे जुलूस, सोशल मीडिया के ज़रिए अपने आप को एक्टिव रख के पॉलिटिकल रेलेवेंस क्रिएट की, और उसका रिज़ल्ट ये आया कि कोई एक तो पोर्शन ये था, दूसरा पोर्शन हुकूमत की नाकामी थी। जो हुकूमत आई थी महंगाई के बहाने किया कुछ और है, बेड़ा गर्क कर दिया, जिसकी तरफ आपने इशारा किया, महंगाई का और मईशत का। तो इमरान खान की जो पॉलिटिकल रेलेवेंस और बढ़ गई। अच्छा। अब उस पॉलिटिकल रेलेवेंस को मेंटेन करने के लिए अब वो एक और एक्टिविटी कर रहेंगे, और वो उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक इलेक्शन नहीं अनाउंस हो जाते। मगर इस वक्त मुल्क का इशू ये नहीं है, इस वक्त मुल्क का इशू है कि जिद की सियासत हो रही है। इमरान खान चाहता है कि मुझे इलेक्शन दें, परवेज़ इलाही चाहता है कि इलेक्शन ना हो, और मेरी हुकूमत अगर मुझे गलती से दूसरी दफ़ा किस्मत ने दे ही दिया है तो मैं जितने दिन इंजॉयमेंट कर सकता हूँ वो कर लूँ। शहबाज शरीफ चाहते हैं कि जो मैंने शौक़ पूरा करने के लिए, अपने केसेस ख़त्म करने के लिए और तरामीम करने के लिए, भतीजी को बाहर भेजने के लिए, भाई को लाने के लिए जो मकासद हासिल करने थे वो मैं मुकम्मल कर लूँ, तब मैं छोड़ूँ। तो ये इन तमाम लोगों को जिस वक्त पॉलिटिकल सीन पे आपको हमारे लीडर नज़र आ रहे हैं, इनको मुल्क से कोई कंसर्न नहीं है कि मुल्क की मईशत डूब रही है। किसी को कोई फिक्र नहीं है कि आने वाले वक्त में जो इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गई है, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, लोगों का बदहाली की तरफ, तेज़ी की तरफ जा रही है हमारी इकॉनमी। IMF ने हमें फारग कर दिया, दोस्त ममालिक हमारी सपोर्ट नहीं कर रहा। किसी को इससे कोई गर्ज नहीं है कि मुल्क का हाल क्या होना है। बेहतर ये होगा इन लोगों को खुदा का वास्ता अपनी जिद और अना को छोड़ के इस 22 करोड़ गरीब अवाम और 75 साल पाकिस्तान की खुदा का वास्ता इसके बारे में सोचने शुरू करें। ठीक है जावेद साहब, आपका पॉइंट आ गया है। 7 दिसंबर से इमरान खान ने भी कह दिया है कि मुहिम का आगाज़ कर दिया जाएगा। और जहां तक हम बात परवेज़ इलाही की, तो परवेज़ इलाही की जो भी स्टेटमेंट्स थी उनको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने पॉलिसी के बरक्स करार दे दिया है। साथ ही साथ अभी चलते हैं ब्रेक पर, वापस आएंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे कि हुकूमत आवाम के लिए कौन सी खुशखबरी लाई है। साथ रहिए।
वेलकम बैक। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक का ये कहना है कि रूस हमें सस्ते नरखों पर पेट्रोल, डीजल और खाम तेल देगा। उन्होंने ये भी कहा कि रूस का दौरा हमारी उम्मीदों से ज़्यादा अहम रहा। जावेद साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आती हूँ, आप क्या समझते हैं, क्या ये कीमतों का सस्ता होना आम आदमी को रिलीफ फराहम कर पाएगा? हमें दुआ करनी चाहिए कि इसका रिलीफ हमें मिले। हमें तो ईरान ने भी ऑफ़र कर दी है कि आप तेल ले लें और गैस ले लें, गैस पाइपलाइन हमने बिछा दी है, मगर प्रॉब्लम यह है कि हमें इतने ज़्यादा इनिशिएटिव लेने के लिए सरकार से पूछना पड़ता है। तो सरकार ने अगर इधर इजाज़त दे दी तो मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूँगा इधर भी इजाज़त दे दे, ताकि जो गरीब आवाम महंगाई के इस बोझ तले दब रही है उसका ख्याल आ जाए। मगर प्रॉब्लम अगेन ये नहीं है, प्रॉब्लम हमारे निज़ाम का है, हमारी चीज़ों को दुरुस्त करने का है, सच बोलने का है। हमारे सिस्टम में हमें झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। हम आवाम को बताते कुछ और हैं, हो कुछ और होता है। इस वक्त मईशत का हाल हुआ है, आने वाले वक्त में जो आपने 40 अरब रुपया जो आपका बजट है उसका खसारा कैसे पूरा करना है जो आपने बाहर के लोगों को देना है। ठीक है। दूसरी चीज़, आपकी महंगाई जिस लेवल पे बिजली जा चुकी है उसमें आपने रिफॉर्म्स कैसे लेकर आनी है। जो चीज़ें करने वाली हैं ना, हमें वो नहीं कर रहे। रिफॉर्म्स की ज़रूरत है इस मुल्क को इस वक्त। चीज़ें तो हमें मिल ही जाएंगी, सस्ती मिले महंगी मिले हम गुजारा कर लेंगे, इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव होंगे। हमें एलसी खोलने की ज़रूरत है। इमरान खान के दौर में सबको पता है रेमिटेंसेस $30 बिलियन से क्रॉस कर गए। आज रेमिटेंसेस आपकी 25 से 30% नीचे। क्यों? हुंडी का कारोबार दोबारा शुरू हो गया, ब्लैक मार्केटिंग दोबारा हो रही है। ये हैं हमारे इशू जिनको कवर करने की ज़रूरत है। अगर हम ये समझते हैं कि रशिया का सस्ता ऑयल लेकर हम आवाम को फ़ायदा, मुझे नहीं लगता आवाम को फ़ायदा पहुंचेगा। इससे हम अपनी सियासी दुकान तो चमका सकते हैं, लेकिन जिन रिफॉर्म्स की तरफ हम आए थे हम वो रिफॉर्म्स नहीं कर रहे। जब तक रिफॉर्म्स नहीं होंगी आप जूं के तू रहेंगे, महंगाई भी वैसी की वैसी रहेगी, आपका निज़ाम भी वैसे का वैसा रहेगा। आपका 1700 अरब तो आपकी जो गवर्नमेंट एंटिटीज हैं वो खा जाती हैं। IMF आपको कह रहा है कि आपके नॉन डेवलपमेंट जो बजट हैं उनको आप कट करें ताकि जो गैप आ रहा है आपका टैक्सेस में उसको पूरा किया जाए। वो आपसे पूरा नहीं हो रहा है। आप कह रहे हैं कि सस्ता तेल लेने से मुल्क की मईशत दुरुस्त हो जाएगी, इम्पॉसिबल है। हमें सबको मिल बैठना पड़ेगा, सबको अगले 5 से 10 साल का प्लान बनाना पड़ेगा। उसमें रिफॉर्म सबसे पहले होनी चाहिए, उसमें सियासी एजेंडा साइड पे कर देना चाहिए। हुकूमत किसी की भी हो वो रिफॉर्म्स चलनी चाहिए, तब ही मुल्क ट्रैक पे आएगा। चीजें तब सस्ती भी मिल जाएंगी, महंगी भी आपको सस्ती लगेंगी। ठीक है, अगर इकोनॉमी आपकी चलती रहे। इफ्तिखार साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये कहते हैं कि चिमनियों का धुआं निकलना चाहिए, उससे मईशत चलती रहती है, नौजवान को नौकरी मिलेगी, ज़राअत का जो महकमा है वो खुद कफील होना चाहिए, कारखाने चलने चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या उनका ये ख्वाब पूरा हो सकेगा? बिल्कुल सही है, ख्वाब किसी के पूरे नहीं होते, लेकिन ख्वाब देखना बहुत अच्छा होता है। इंसान ख्वाब देखता है तो फिर उसकी ताबीर में कोशिश भी करता है, मेहनत भी करता है, जद्दोजहद भी करता है। मेरे दोस्त फरमा रहे थे कोई फ़ायदा नहीं होगा रूस वाले मामले में। मैं शेयर करना चाहता हूँ कि ईरान ने भी कहा है कि हम आपको तेल दे रहे हैं, और ईरान ने कहा कि हम LPG गैस दे रहे हैं 2 मिलियन की पाकिस्तान ऑन द ह्यूमैनिटेरियन बेसिस, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर दे रहे हैं, और 10 दिन के अंदर अंदर ये गैस भी पाकिस्तान में पहुंच जाएगी। तो जो रुकावटें हैं उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होगी। और ये भी है कि रशिया साइड जो है वो कह रही है कि हम लॉन्ग डिलेड नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन फ्रॉम कराची टू लाहौर पर भी आपके साथ बात कर रहे हैं, उसको भी आप मुकम्मल करें। और इसी टेबल पे किसी दोस्त ने कहा है कि ईरान वालों ने अपना काम मुकम्मल कर दिया, उससे आगे आना चाहिए। तो एक दोस्त ने कहा कि हमें किसी उस मालिक से पूछना पड़ेगा, मालिक से मुतालबा इनका मेरा ख्याल अमेरिका है। अमेरिका को भी हम कोशिश करेंगे कन्विंस करने की कि पाकिस्तान जो दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, इसको तबाही से बचाने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास ये वसाइल हों। आई होप कि जो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है इसके नतीजे पॉजिटिव होंगे, लोगों तक पहुँचेंगे, और चिमनियाँ तभी धुआं निकालेंगी अगर उनको हम गैस देंगे, ऑयल पेट्रोल देंगे, या वो चीज़ देंगी जिससे मशीन चल सके। ठीक है नवीद साहब, रूस से सस्ते तेल की दरामद से क्या आम आदमी को रिलीफ मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उन्होंने ये कहा है कि हम रियायती निर्खों पर तेल फराहम करेंगे।
और रूस के साथ नेगोशिएट करना बहुत आसान है बनिस्बत, मैं नाम नहीं लेता, जो हमारे दोस्त ममालिक हैं। उसकी वजह यह है कि रशिया मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुकात बनाने और अपनी जो दीगर मसनूआत हैं उनकी दरामदात बरामदात उस हवाले से भी बहुत ज़्यादा फोकस करता है, कोशिश करता है। वो एक जंगी लिहाज से तो बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन मुआशी वाले से उसको भी मुश्किलात दरपेश रहती हैं, तो इसलिए गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। हमारे बजट का जो 20% है वो चला जाता है ईंधन के अखराजात पे। बदकिस्मती से माज़िया करीब में हमें 2 मौके मिले थे। एक तो कतर के साथ जो NLG का वायदा था, वो शायद उसका $7 रेट था, मुझे चौधरी सरवर साहब ने बताया था, वो खुद गए थे और एक दफ़ा गौहर इजाज़ साहब भी उनके साथ गए थे। वो नदीम बाबर ने सुना ही नहीं, सिरे से रिजेक्ट कर दिया, वो रेट 30 पे चला गया। और उसके बाद जब ये यूक्रेन की वार हुई तो सारी की सारी बुकिंग हो गई यूरोप के अंदर, काम ही ख़त्म। एक फिर कोरोना के दौरान जब तेल जो है वो मुफ्त मिलने वाला मामला हो गया था, उस वक्त भी हमने कुछ नहीं किया। इंडिया ने भर लिए अपने सारे के सारे जितने उनके जो भी कहना चाहिए कि रेजरवायर थे, उस हवाले से ये मामला भी हमने निकाला। अब रशिया के साथ जो है एक तो तापी वाला मामला चल रहा है। अगर अफ़गानिस्तान के ज़रिए हमारा ये मामला हो जाए तो उससे भी बहुत ज़्यादा हमें बचत हो सकती है। अगर तेल खाम आता है तो यकीनी तौर पर यह कहा जा रहा है कि 30 से 35% गुंजाइश तो हमारी रिफाइनरीज़ के अंदर है, और कुछ वो करके भेजेंगे। सस्ते तेल की फराहमी पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ा रिलीफ होगी। लेकिन इक़्तिसादी पॉलिसियाँ वो बिल्कुल दुरुस्त बात है, वो एक अलग चीज़ है। ये बुनियाद बनेगी पॉलिसी, फिर उसके ऊपर आप लेके चलेंगे तो तब पाकिस्तान की सिमत का तयन होगा। सबसे अहम बात यह है कि थोड़ी सी हिम्मत करें पाकिस्तानी हुक्मरान और फिर उसी फार्मूले पर जाएं। उन्हें कहें जी लोकल करेंसी के अंदर कर लें। मैं यकीन से कहता हूं रशिया के साथ ये बात नामुमकिन नहीं है। और जो दोस्त ममालिक हैं हमारे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, किसी का लेना भी नहीं चाहिए, ज़ाहिर है वो हम डेफर पेमेंट पे भी लेते हैं और महंगा भी तेल लेते हैं, वो ये काम नहीं करेंगे। रशिया के साथ ये सूरत भी बन सकती है जो बहुत ही बड़ी कामयाबी होगी। ठीक है पीजी सर, ये कहा गया है वज़ीर ममलकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक की जानिब से कि ये जो दौरा था हमारी उम्मीदों से ज़्यादा बेहतर रहा और कामयाब रहा। पाइपलाइन के मौजू पर भी बातचीत हुई और साथ ही साथ LNG के मुआहदे भी आने वाले वक्त में किए जाएंगे। आप क्या समझते हैं आम आदमी के लिए कितना बेहतर होगा ये सब? आई थिंक 2 चीज़ तो इफ्तिखार ने क्लियर की है कि कराची से लाहौर का जो गैस का है इसको एक्सपेडाइट करें, वो बड़े इंटरेस्टेड हैं क्योंकि बाहर के मुल्क बिज़नेस में इंटरेस्टेड है। हमारा मुल्क जो है रेड टेप में इंटरेस्टेड है। ये डिफरेंस है हमारा और इंटरनेशनल मार्केट का। यहाँ डिस्काउंटेड रेट्स पे ये अच्छी बात है। ये पहले भी बात हुई थी, डिस्काउंटेड रेट इमरान खान ने जब गए थे उस वक्त भी बात हुई थी, आज भी बात हुई है। लेकिन इसका जवाब आपको मिलेगा 23 जनवरी को, क्योंकि अभी रेट्स जो हैं डिटर्मिन नहीं हुए हैं। ये डिस्काउंट कितना होगा, क्या होगा, ये आपको 23 जनवरी को पता चलेगा। और फिर उसके बाद जो स्पिल ऑफ इफेक्ट जो हम चाहते हैं पाकिस्तान में कि एक आम आदमी को उसको क्या रिलीफ मिलेगा, कि उससे वो कितना उसका बेनिफिट करेगा, क्या ये डिस्काउंटेड रेट लेके जो हम इस वक्त करंट डेफिसिट में भी हैं, आपने इंटरनेशनल लोन्स भी लिए हुए हैं, क्या ये पैसा हम इकट्ठा करके वहाँ देंगे या लोगों पे टैक्सेशन ज़्यादा डालेंगे? ये आपके पास 2 इस वक्त चीज़ें हैं जिसके साथ आपने सीरियसली जगल करना है। अब ये जो जगल करना है, ये बेसिकली बात यहाँ है कि आपने इस वक्त कोई हम ऐसे वो टॉप पे ना चल जाएं कि पता नहीं दूध की नहरें बह जाएंगी, इस तरह नहीं है। हालात बड़े ख़राब हैं और हमने हर एंगल से इसको देखना है। जो गवर्नमेंट होती है, मैं बार बार कहता हूँ, कोई गवर्नमेंट, ठीक है ऑपोजिशन जो होती है बिल्कुल क्रिटिसाइज़ करती है, उसका हक बनता है, लेकिन कोई गवर्नमेंट जो होती है वो मुल्क के ख़िलाफ़ बात नहीं करती। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर हम जिस तरह अभी इफ्तिखार में बात कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर जाता है उसको जलील कर देते हैं, चीफ ऑफ आर्मी जाता है स्टाफ उसको जलील कर देते हैं। हमारा तो पेशा बन गया नहीं है कि किसी की तारीफ़ करनी नहीं है, बेइज्जती करते रहो सबको। खैर ये भी अलग बात। हमने आगे अपने आप को, ये जो जावेद बात कर रहे हैं रिफॉर्म की, हमने रेड टेप अपने सिस्टम से ख़त्म करने, आपने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ये इसको लेके आना है। और ये रेड टेप को जब तक आप ख़त्म नहीं करोगे, आपके बड़े बड़े लोग बैठे, इन्वेस्टर्स बैठे जो पाकिस्तान में आना चाहते हैं, बट दे डोंट वांट टू कम टू पाकिस्तान बिकॉज यहाँ आपकी ब्यूरोक्रेसी उनको तंग करती है, फिर आपके इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनको तंग करते हैं। हमारे पास सब कुछ मौजूद है, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ अगेंस्ट द करप्ट and the inefficiency of the bureaucrats and other people, they have to be taken into account. सर अगर रशिया से क्रूड ऑयल मंगवाते हैं तो क्या पाकिस्तान के पास ऑयल रिफाइनरी मौजूद है?
देखिए हमारे पास सब बिल्कुल हर चीज़ मौजूद है, हम इसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। ये किसने कहा कि नहीं है? हम ये बर्मा शेल पे क्या करते हैं, हालांकि इतनी क्वांटिटी में नहीं करते, हम कर सकते हैं, हम बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे पास ओ यार, अगर अब न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं, आपका क्या ख्याल है? रशिया रशिया जो है वो अपने एक्सपर्ट्स भी भेज देगा और मशीनरी भी भेज देगा, एडवांटेज होगा। That's right. ठीक है सर, ये बात ज्यादा बेहतरीन हो लेकिन जाएगी। अगर और हम उनके साथ लॉन्ग टर्म वायदा करेंगे और लेकिन back off ना बात- करें। फिर बात आ जाएगी कि हम बैक ऑफ करने के भी मास्टर है ना। सर मुआशी हमने इस्तेहकाम के लिए जो नहीं, नहीं, डिसीजंस हैं, जो फैसले हैं, उन्हें लॉन्ग रन में ही हमने देखना होगा। ईरान के साथ मुआहदा किया था जावेद ना। साहब आपका पॉइंट फिर आ उसके गया, बाद आपका हम बहुत भाग गए। शुक्रिया। इफ्तिखार साहब आपका भी, नवीद साहब आपका भी और पीजे सर आपका भी। कारखाने चलते रहने चाहिए, नौजवानों को नौकरियां मिलती रहनी चाहिए, ज़राअत को खुद कफील होना चाहिए, मईशत आगे बढ़ेगी तभी जो हमारे मुल्क के नौजवान हैं उनको रोज़गार मिलेगा। मुआशी समत को दुरुस्त करना होगा और साथ ही साथ मुल्क की मईशत को 7% तक आगे बढ़ाना होगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ने के बाद।